जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन न्यूज़ भारती फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय के ऊपर बोलने वाले हैं वो विषय है नक्सलिज्म या माओइज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। आज की हालात क्या है, इसके आगे क्या होने वाला है और इसे ओवरकम करने के लिए हम देश के तौर पे और एक नागरिक के तौर पे क्या कर सकते हैं, इन सभी विषय की हम चर्चा करेंगे। इसके सिवाय हम ये भी देखेंगे कि अगर इसके साथ और कोई चैलेंजेस है कि जो हमारे देश के सामने है, अगर वो है तो इसे हम किस प्रकार से ओवरकम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है इसके बारे में हम जरूर बातचीत करेंगे। ओके, आज अ, सबसे पहले हम कवर करते हैं ये विषय कि नक्सलवाद, माओवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग टेररिज्म, इसके अंदर क्या फर्क है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। उसके बाद फर्क क्या है ये समझने के बाद फिर हम ये समझेंगे कि इसको हम किस प्रकार से ओवरकम कर सकते हैं। तो ये विषय है जिसके ऊपर आज हम बातचीत जरूर करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं कि नक्सलिज्म और माओइज्म के अंदर क्या फर्क है। अ, नक्सलबारी जिले में नक्सलिज्म शुरू हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा नक्सलिज्म। ये 2004 को ये जो अलग-अलग ग्रुप्स है ये इकट्ठे हो गए और इन्होंने अपना नाम रखा, जिसे उन्होंने बोला कि ये है माओइज्म, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, इसलिए सीपीआई एम ये नाम हो गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जो जो अकेले थे, जो पहले अकेले काम करते थे, बाद में ये सब इकट्ठे हो गए, तो इसलिए इसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इस नाम से भी पुकारा गया। इसके बाद जब ये हुआ, दहशतवाद इनका एक बहुत बड़ा अस्त्र बन गया, तो इसके बाद इसे लेफ्ट विंग टेररिज्म इस नाम से भी बोला गया। तो ये अलग अलग नाम इस प्रकार से आए कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इकट्ठे हो गए, जिसमें पीपल्स वॉर ग्रुप था, जिसके अंदर जिसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स थे कि जो इकट्ठा हो गए थे इसके अंदर, इसलिए नाम उसमें पीपल्स वॉर ग्रुप ये मेन ग्रुप था। इसके सिवाय इसके अंदर जो दूसरा ग्रुप था वो था एमसीसी, यानी कि माओस कंट्रोल सेंटर। तो माओस कंट्रोल सेंटर ये बिहार के अंदर ज्यादा कार्यरत था। तो इसलिए जब ये दो बड़े ग्रुप इकट्ठे हो गए और इसके सिवाय बाकी के छोटे मोटे ग्रुप जब इकट्ठे हो गए, तो तो ये हो गया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, या उसके बाद हो गया लेफ्ट विंग टेररिज्म। तो इन सब विषय के ऊपर तो हम जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पिछला हफ्ता है, इस पिछले हफ्ते के अंदर क्या क्या चीजें हुई है। इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज हो गई वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। हम पहले देखेंगे कि चाइना के अंदर क्या अलग अलग चीजें हुई, उसके बाद हम जाएंगे कि जो पाकिस्तान है उसके अंदर क्या हुआ, उसके बाद हम जाएंगे कि ताइवान का जो इंडिपेंडेंस डे था, तो इस ताइवान के इंडिपेंडेंस डे को क्या हालात हो गई, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके ऊपर हमारा जो मीडिया का रोल रहा वो किस प्रकार से रहा, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो ये
अलग-अलग मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम ज़रूर बातचीत करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जाएँगे कि पाकिस्तान क्या बोल रहा है और चाइना क्या कर रहा है, ये सब अलग-अलग विषय होंगे। सबसे पहले लेते हैं हम ताइवान। 10 तारीख को ताइवान का रेज़िंग डे था और इस समय 2 दिन पहले जो चाइनीज़ मीडिया है, चाइनीज़ जो चाइनीज़ दूतावास है हमारे देश में, चाइनीज़ एम्बेसी है, उन्होंने दम दिया कि इंडियन मीडिया ने इनको बिल्कुल ही कवरेज नहीं देना चाहिए क्योंकि ताइवान ये एक चाइना का ही भाग है। इसलिए उन्होंने बोला कि बिल्कुल ये चीज़ आप कवर नहीं करेंगे। लेकिन ताइवान एक इंडिपेंडेंट देश है और ये जो बीच वाला एरिया है, इसे ताइवान क्रीक बोल सकते हैं, बोला जाए तो ये साउथ चाइना समुंदर है। लेकिन इसकी जो बॉर्डर बॉर्डर है अर्थात जो साउथ चाइना समुंदर का जो बीच वाला लाइन है, यहाँ से ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये जाती है। लेकिन चाइना हमेशा बोलता है कि हम ताइवान के ऊपर हमला करेंगे, ताइवान को हम कैप्चर करेंगे और उन्होंने इंडियन मीडिया को बोला कि आप ताइवान को बिल्कुल कवर नहीं करेंगे। ताइवान ने ये जो दादागिरी है चाइना की, इसे बिल्कुल सहन नहीं किया। ये देखिए, ये तकरीबन आप इसे बोल सकते हैं कि ये एक बीच वाला एरिया है, बाएँ वाला समुंदर चाइना का और दाहिने वाला समुंदर जो है, वो है ताइवान का। हमारी मीडिया ने इतना डरपोक जैसे काम किया कि बहुत मीडिया ने इसके बारे में इस इवेंट को बिल्कुल कवर नहीं किया। उल्टा ताइवान ने बोला कि चाइना इस प्रकार से इंडियन मीडिया को धमका नहीं सकता है क्योंकि ये जो क्योंकि ताइवान जो है ये एक जो इंडियन मीडिया है ये इंडिपेंडेंट है। इंडिया जो है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ का मीडिया इंडिपेंडेंट होने के कारण जो करना है वो ही करता है। तो इसलिए ताइवान ने हमारे मीडिया की तारीफ की कि ये मीडिया इंडिपेंडेंट है। लेकिन हमारे मीडिया के बहुत सारे लोगों ने या बिल्कुल 99% मीडिया ने इसे बिल्कुल कवर नहीं किया। इतना डरपोक काम हमारे मीडिया ने किया। इसके बावजूद आपको याद होगा कि कुछ देर पहले जब चाइना ने उनके इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक अलग सप्लीमेंट देना चाहा, तो उसके लिए हमारे मीडिया के काफ़ी लोगों ने उनसे पैसा लेके उनकी अलग सप्लीमेंट निकाली थी। यानी कि पैसे के लिए हमारी मीडिया कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए ये देखें कि इस हालात में चाइना जो है, वो मीडिया का इस्तेमाल एक वेपन के मुताबिक कर रहा है। और नेपोलियन बोनापार्ट नाम के एक बहुत ही फेमस युद्ध अधिकारी थे, उन्होंने बोला था काफी साल पहले कि 4 hostile newspapers are more to be feared than 10,000 bayonets। यानी कि 10,000 सोल्जर्स से ज्यादा 4 न्यूज़पेपर्स है जो उल्टी चीजें लिखते हैं। और सबवर्टेड मीडिया आज आज चाइना ने पूरी दुनिया में मीडिया के अलग-अलग लोगों को लिया बिल्कुल खरीदा हुआ है और वो आज हमारे मीडिया के अंदर भी कुछ चाइनीज एजेंट्स है, नंबर ज़्यादा नहीं होगा लेकिन है, जो चाइना के बाजू में आर्टिकल्स लिखते हैं और अभी भी बोलते हैं कि चाइना एक बहुत अच्छा देश है, जबकि वो पिछले 6 महीने से हमारे एरिया में आके बैठा हुआ है। तो मीडिया एज अ वेपन चाइना इसे किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। मैं आगे जाऊंगा। ये है चाइना और भारत की सीमा जो आपको नजर आ रही है। अभी विंटर्स आने वाले हैं। अक्टूबर की आज 16 तारीख है और चौथे हफ्ते के बाद बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। अभी वहां पे टेम्परेचर सब जीरो हो गया है। रात को टेम्परेचर -20 -30 डिग्री जाता है। इसमें इस भीषण ठंडी का बहुत ही बड़ा असर हुआ है चाइनीज सोल्जर्स के ऊपर और वो सोल्जर्स काफी बीमार पड़ रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि ये जो चाइनीज सोल्जर्स है ये बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि ये एक
सॉफ्ट सोल्जर्स है, इन्हें लड़ने का अनुभव नहीं है। ये सिटी से आते हैं, शहरों से आते हैं, ये हायर मिडिल क्लास से आते हैं। तो इन्हें ठंडे वाली मौसम में, जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में, जहाँ पे हाइट 15-16 हज़ार फीट से ज़्यादा है, जहाँ पे टेम्परेचर सब ज़ीरो -20 से लेकर -30 तक है, यहाँ रहने का उनको आदत नहीं है। तो ये सोल्जर्स बीमार हो रहे हैं, उनको नीचे लाया जा रहा है। और चाइनीज़ सोल्जर, जैसे पहले बताया था, ये एक इनकी रिक्रूटमेंट हमारे जैसे नहीं है कि वॉलंटियर्स यहाँ पे आते हैं, बल्कि यहाँ पे जो आते हैं, वो केवल जिन्हें सोल्जरिंग कंपल्सरी किया होता है। यानी कि बहुत सारे देश है जहाँ पे सोल्जर खास तो चाइना देश है जहाँ पे सोल्जरिंग जो है कंपल्सरी किया हुआ है। हर एक को 3 साल के लिए सोल्जरिंग करना ही पड़ता है। और इसके अंदर जो जो करता वो 3 साल के लिए आते हैं, जिसमें से 1 साल वो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, और बाकी 2 साल केवल वो फौज में रहते हैं। यानी कि उनका फौज में रहना, वो ज़्यादा देर रहना नहीं चाहते, क्योंकि वो कोई भी सॉफ्ट लाइफ को लीड करना चाहते हैं। तो इसलिए ये सोल्जर्स अभी बीमार हो रहे हैं। और जो सॉफ्ट लाइफ लीड करना चाहते हैं, इनके बारे में मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि ये केवल टाइम पास करने के लिए सोल्जर्स आते हैं। लड़ाई में उनको इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि जो कंपल्सरी सर्विस है उसे खत्म करो, और उसके बाद कोई अच्छा व्हाइट कॉलर जॉब ले लो, जिससे आप अच्छी तरह से जिंदगी किसी बड़े शहर में जी सके। यहाँ मतलब हार्ड लाइफ लीड करने के बदले वो लद्दाख में हो या 16,000 फीट के ऊपर हाइट के ऊपर हो, वगैरह वगैरह। तो ये इसके लिए वो तैयार रहते हैं। और काफी बार ये सोल्जर्स झूठ भी बोलते हैं कि भई हम बीमार हो गए हैं, जबकि वो बीमार नहीं होते। तो इसलिए हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं, वो इतने बीमार नहीं हो रहे हैं, वो ठंडी में वहाँ पे रह रहे हैं, वो लड़ाई के लिए तैयार है। लेकिन चाइनीज़ सोल्जर्स का लड़ने का इरादा ज़्यादा मज़बूत नज़र नहीं आता। जो शिन जिनपिंग है, जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लड़ना चाहते हैं। वो उन्होंने अपने सोल्जर्स को बोला है कि आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन सोल्जर्स लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये आज की हालात है। तो मैं आगे जाता हूँ कि चाइना हमारे खिलाफ एक लीगल वॉर भी लड़ रहा है। लीगल वॉर का मतलब ये कि कानूनी तरीके की लड़ाई। तो ये जो कानूनी तरीके की जो लड़ाई है, इसके ऊपर वो अलग-अलग कानून का इस्तेमाल करते हैं और हमें तंग करते हैं। कानून का गैर उपयोग हमारे देश के खिलाफ करते हैं। तो इनके साथ कैसे निपटा जाए, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, और इस एग्जाम्पल के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनके खिलाफ हम किस प्रकार से लड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स आपको देना चाहूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, कि ये जो चाइनीज सोल्जर है, कि जब ये कोरोना शुरू हो गया, तो कोरोना के समय कोई कायदे है कि जो बोलते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वेल, आज दुनिया में जो कानून है, वो एक है जेनेवा कन्वेंशन, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बड़ी अच्छे तरह से किया गया। ये इंटरनेशनल लॉज है। इसके सिवाय देश के भी अपने खुद के लॉज हो सकते हैं। और ये कायदे किसने किए हैं? ये कायदे यूनाइटेड नेशंस ने किए हैं। इसके सिवाय यूनाइटेड नेशंस की अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जैसे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अलग-अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इसका इस्तेमाल करके दुनिया में बहुत सारे रूल्स किए गए हैं। लेकिन जो ये कानून है, ये क्या चाइना और पाकिस्तान इसे मानता है? तो शॉर्ट आंसर है बिल्कुल नहीं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशंस का एक लॉज़ ऑफ सी है, समुद्र के अंदर, जिसका मतलब है कि समुद्र ये सभी के लिए होता है। लेकिन इसके बावजूद चाइना बोलता है कि पूरा साउथ चाइना सी ये हमारा है। चाइना ने हमारे हमारे साथ अलग-अलग
बायलैटरल नेगोशिएशंस किए जिसमें बोला कि इस बॉर्डर के ऊपर शस्त्र का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे शस्त्र लाए, डंडे है, आयरन रॉड है, क्या इस प्रकार के शस्त्र इस्तेमाल किए जा सकते हैं? चाइना ने दुनिया के खिलाफ जैविक युद्ध शुरू किया, क्या ये जैविक युद्ध इस प्रकार से हो सकता है? अगर चाइना ये अलग-अलग रूल्स, अलग-अलग कायदे तोड़ता है, तो उनके खिलाफ कुछ एक्शन हो सकती है? क्या हमारा देश, हमारे असेंबलीज़ के अंदर, हमारे लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, देश की जो अलग-अलग प्रांतों की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या असेंबली है, यहाँ पे क्या हम एक विधेयक नहीं पास कर सकते कि चाइना ने पूरा जो हमारा नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। क्यों हम चाइना को डर रहे हैं? तो ये बिल्कुल ही करना चाहिए, इसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अभी भी डरते हैं बोलने के लिए कि ये जैविक युद्ध चाइना ने शुरू किया है। तो चाइना के ऊपर तो बहिष्कार होना ही चाहिए। चाइना के साथ जो लड़ाई है, ये बहुत देर चलने वाली है। क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है? बिल्कुल, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है, जिसके लिए हमने तैयार रहना चाहिए और हमारे नेबर्स में भी चाइना गड़बड़ कर रहा है, तो ये सभी के लिए जो लीगल वॉर चाइना हमारे खिलाफ लड़ रहा है, इसमें एक चीज़ साफ होनी चाहिए कि चाइना हमारा एनिमी नंबर 1 है और अगर कानून वो नहीं फॉलो करता, तो क्या हमने फॉलो करना चाहिए? क्या हम उन्हें टिट फॉर टैट इस प्रकार का रिप्लाई नहीं दे सकते? अच्छों के साथ अच्छी तरह से बातचीत हो सकती है, लेकिन जो बुरे हैं, उनके साथ ये बातचीत नहीं हो सकती। जब तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान की जो अलग-अलग अपोज़िशन पार्टी है, वो पाकिस्तान के खिलाफ चली गई है और वो चाहती है कि पाकिस्तानी आर्मी को कंट्रोल किया जाए और सभी पाकिस्तानी पार्टीज यानी कि पीपल्स मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान या और सारी पार्टीज है, ये आर्मी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है। और आज की ही खबर होगी, आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं, इन्होंने एक पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया, जिसमें पाकिस्तानी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट के 7 लोग मारे गए और 8 जो पाकिस्तान के सोल्जर्स थे, वो मारे गए। आज ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमला बताया जाता है। तो यानी कि पाकिस्तान की जो हालात है, ये फिलहाल काफ़ी खराब है। मैं 2 मिनट ही कश्मीर के बारे में बात करूँगा। कश्मीर के अंदर काफ़ी सारी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ पे जो हिंदू और सिख फैमिलीज़ जो थी, जिन्हें अभी तक वोटिंग का राइट्स नहीं था, उनको अभी ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो बिल्कुल पूरी तरह से मिल गया है। ये उनके लिए अच्छी बात है। जो वहाँ के अलग-अलग चीफ मिनिस्टर्स थे, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती या डॉक्टर अब्दुल्ला, उन्हें जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी गई थी, वो निकाली गई है, क्योंकि उन्हें जो फैसिलिटीज़ दी हुई है, ये बाकी के भारत के जो राज्य है, वहाँ पर मिलने चाहिए और वहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो इनको नहीं मिलना चाहिए। इसके सिवाय कुछ लैंड जो पंडितों का कैप्चर करके रखा था इन लोगों ने, कुछ लोकल लोगों ने, वो अभी वापस लिया जा सकता है। इसके सिवाय वहाँ पे लैंड, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। लैंड वो गोल्फ कोर्सेज़ की हो या लैंड हो वो हिंदू श्राइन्स की हो, इसके ऊपर अभी जो कंट्रोल है, ये गवर्नमेंट का रहेगा। और इसके सिवाय जो यहाँ पे उनकी जो राजधानी ये शिफ्ट होती थी हर साल विंटर्स के अंदर, जम्मू से श्रीनगर से जम्मू, अभी वो और उससे बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, वो अभी इस प्रकार से नहीं होगी। और अभी वहाँ की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा लैंड बैंक बनाया हुआ है, जिससे अगर कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पे आना चाहता है, तो उसके लिए एक अच्छी तरह की लैंड मिलेगी, जिससे उनको फ़ायदा होगा और वहाँ पे कश्मीर में इंडस्ट्री होगी, जिससे कश्मीर की डेवलपमेंट अच्छी होगी। जब तक सवाल है बांग्लादेशी
इलीगल माइग्रेशन का, इसमें मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि इसके अंदर अभी वेस्ट बंगाल में भी अभी अनअबेटेड इलीगल माइग्रेशन जो है वो चल रहा है। इसे रोकने की ज़रूरत है। तो मुझे आशा है कि ये जो वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है अपना काम और अच्छा करेगी और ये इलीगल माइग्रेशन को रोकेगी। लेकिन एक अच्छी बात ये हो गई है कि इसके अंदर की जो कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है ये बहुत ही अच्छी तरह से इम्प्रूव हो रही है। शायद उनका जो जीडीपी है, एवरेज जीडीपी या पर आदमी का जो जीडीपी होता है पर कैपिटा, वो हमारे से अच्छा होने वाला है। तो इसलिए ये बांग्लादेशी जो भारत में अलग अलग काम करने के लिए आते थे, वो अभी उनका आना कम होगा, ये अच्छी बात होगी। और जो इलीगल माइग्रेंट्स जो आज 4-5 करोड़ से ज्यादा भारत में बसे हुए हैं, शायद वो वापस जाना शुरू करेंगे। तो आज जो पाकिस्तान का सवाल है, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान चाइना को मदद कर रहा है। जहाँ पे जो पाकिस्तानी जो आर्मी है, वो जो अफगानिस्तान की जो तालिबान है, उनको मदद कर रहा है और चाइना उनकी उस बातचीत में शामिल हो गया है, क्योंकि चाइना चाहता है कि अफगानिस्तान के ऊपर नजर हो और उसके साथ लगे हुए जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, वहाँ पे जो इस्लामी उग्रवाद जो फैल रहा है, उसका फैलाव जो चाइना का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिसे शिनजियांग बोला जाता है, वहाँ पे ना जाए। तो इसलिए चाइना अभी अफगानिस्तान में बहुत ही प्रोएक्टिव हो गया है। लेकिन इसके साथ-साथ हमने ये भी इंश्योर करना चाहिए कि तालिबान के साथ थोड़ा बहुत बातचीत करके या जो भी चीज़ें पॉसिबल होगी, इसका इस्तेमाल करके कि ये लोग यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड दहशतवादी है वो हमारे कश्मीर में ना आए, क्योंकि इस प्रकार की कोशिश पाकिस्तान ने काफी साल पहले की थी। अभी मैं मेरे मेन विषय के ऊपर आ जाता हूँ, वो है नक्सलवाद माओवाद का प्रेजेंट स्टेटस। मैं समय के कमी के कारण इसे थोड़ा जल्दी से बताऊंगा कि ये जो लोग हैं ये आदिवासी है, जो जिन्होंने हाथ में शस्त्र लिए हुए हैं। और इतना ही नहीं, तो ये जो मध्य भारत के अंदर है और इन्होंने लोगों के ऊपर काफी अत्याचार किए हुए हैं। और 2004 के अंदर जो अलग-अलग ग्रुप्स है, पीपल्स वॉर ग्रुप या माओइस्ट कंट्रोल सेंटर, ये सब इकट्ठे होके मर्जर उनका सेरेमनी हो गया, जिसका नाम उन्होंने रखा था सीपीआईएम, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। देखिए यहाँ पे उनकी जो पासिंग आउट परेड है ये चल रही है, ये इनके सोल्जर्स है। यहाँ पे उनकी फ्लैग होस्टिंग हो रही है, ये उनका फ्लैग आप लाल झंडा देख रहे हैं। यहाँ पे जो उनके माओइस्ट मारे गए थे उनके लिए रीथ लेइंग हो रहा है। और यहाँ पे उनका एक बोलेंगे परिसंवाद यानी कि सेमिनार हो रहा है। ये सब फोटोग्राफ हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम इनको कभी पकड़ नहीं पाए। ये जो गोरिल्ला है, माओइस्ट, इनके पास वेपन्स तकरीबन राइफल है, AK-47 है। अभी इनके साथ चाइना की राइफल्स भी नजर आनी शुरू हो गई है। और उसके ऊपर जो मार्किंग है, आप देखिए ये इस प्रकार की ये जो राइफल नजर आ रही है, ये जो ये जो मार्किंग है, ये पूरी चाइनीज मार्किंग भी यहाँ पे नजर आई है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चाहते हैं हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल वॉर करने के लिए कि देखो हम खुल्लम खुल्ला आपके लोग माओस को हमारी हथियार जो है ये दे रहे हैं। क्योंकि अगर वो उनकी राइफल भी देना चाहते हैं तो शायद उसका वो ये निकाल सकते हैं, मार्किंग निकाल सकते हैं, किसी और के थ्रू दे सकते हैं। लेकिन ये खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। कारण एक ही है, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हम आपके माओइस्ट को मदद कर रहे हैं। अगर ये खुल्लम खुल्ला मदद कर रहे हैं तो क्या हमने शिनजियांग में जो उग्रवादी अलग होना चाहते हैं उनको मदद करना चाहिए कि नहीं? या क्या तिब्बत के जो लोग जो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, क्या उनको हमने मदद करनी है कि चाहिए कि नहीं? ये सब सवाल आते हैं। आज तकरीबन 40 करोड़ 1000 करोड़ से 50,000 करोड़ की हमारी जो प्रॉपर्टी है इन्होंने बर्बाद की हुई है।
देखिए, ये अलग-अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया है, पुलिस स्टेशन की कितनी कैजुअल्टीज़ हुई है आप देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर बॉम्ब धमाके हो गए हैं। वायलेंस अभी भी बहुत बड़ी संख्या में चल रहा है, तो इसे हम कम रोकेंगे। आज इनके खिलाफ हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसे ऑपरेशन ग्रीन हंट बोला जाता है, जिसके 2 बड़े मुद्दे हैं। एक तो इसके अंदर जो राज्य के जो पुलिस है, वो डिफेंसिव काम करेंगे और जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, जिसमें जिसमें सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल है, सीआईएसएफ है, ये आक्रामक कार्रवाई करेंगे और इसके लिए ऑलमोस्ट 2 लाख की सीएपीएफ की फौज हमने ये अलग-अलग स्टेट्स में लाके रखी हुई है, लेकिन उन्होंने जो आक्रामक कार्रवाई करनी चाहिए, ये पूरी तरह से नहीं हो रही है। कल परसों ही एक खबर आई थी कि अभी छत्तीसगढ़ चाहता है कि ये इसको अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट किया जाए, इसलिए उन्होंने एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को इस कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार किया है। ये बातचीत मेन पॉइंट ये है कि ये जो इनकी लीडरशिप है, ये आक्रामक नहीं है, ये इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद कुछ नहीं करना चाहती या बहुत ही पैसिव काम करती है। तो इनके खिलाफ कैसे निपटा जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। आपको याद होना चाहिए कि अभी इंडियन आर्मी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये देखिए, ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसे कैस्पर बोला जाता है और ये जो गाड़ी है ये उड़ गई और इसके अंदर के जो सीआरपीएफ के जो सोल्जर्स थे वो मारे गए। तकरीबन 10-15 केजी का जो एक्सप्लोजिव है, इसका एक्सप्लोजन ये गाड़ी सहन सकती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो ये सहन नहीं सकती। तो इसलिए आपने इस गाड़ी कोई आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देती। तो इसलिए आपने अलग-अलग तरीके इस्तेमाल करने चाहिए और जो नक्सलवादियों के पास जो एक्सप्लोजिव जाता है, उसे किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहिए, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। जो कुछ हद तक हो रहा है, लेकिन अभी भी उन्हें एक्सप्लोजिव मिलता है, ये ज़ाहिर है। ये है चंद्रबाबू नायडू जो तेलुगु देशम पार्टी के थे और जब वो चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के काफी देर पहले, तो उनके गाड़ी के ऊपर हमला हो गया था और इसी प्रकार का हमला उन्होंने अभी तक अलग-अलग लोगों के ऊपर किया था। तो ये जो शस्त्र उनके पास है, उनके पास शस्त्रों की कमी नहीं है, चाइना से शस्त्र आते हैं, एम्यूनिशन की कोई कमी नहीं है, एक्सप्लोजिव्स की कोई उनके पास कमी नहीं है। तो हमारा जो आक्रामक कार्रवाई है, इसे इसमें और तेजी आनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये माओवादियों के खिलाफ किस प्रकार से आक्रामक कार्रवाई की जाए, होम मिनिस्ट्री ने जो राज्य इसके लिए तैयार नहीं है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे राज्य है वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए नक्सल्स के खिलाफ कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करना चाहते। जैसे उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ में आक्रामक कार्रवाई बिल्कुल रुक गई थी। इसके सिवाय बिहार के अंदर भी आक्रामक कार्रवाई वो ज्यादा तैयार करने के लिए तैयार नहीं है। ओडिशा के अंदर भी यही हाल है। तो यानी कि अलग-अलग झारखंड के अंदर भी वो आक्रामक कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। तो इसे देन कंट्रोल कैसे किया जाए? तो जो राज्य इस प्रकार से कार्रवाई के लिए तैयार नहीं होते और काफ़ी लोग मानते हैं कि ये एक राज्य का सब्जेक्ट है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ये राज्य का सब्जेक्ट है। लेकिन जब एक कोई सिक्योरिटी थ्रेट अलग-अलग राज्यों में फैला हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके अंदर लीड लेना ही चाहिए और उन्हें खत्म करना ही चाहिए। हमने सीएपीएफ को या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को एक समय देना चाहिए कि अगर आप अगले 1 साल के अंदर इसे खत्म नहीं करते, तो इसके बाद इसका जो कंट्रोल है वो इंडियन आर्मी को दिया जाएगा। तो अभी मैं अलग-अलग विषय के ऊपर आपसे थोड़ा बहुत चर्चा कर रहा हूँ कि ये जो नक्सलवाद या माओवाद है, ये क्यों शुरू हुआ है, इसका बैकग्राउंड क्या है, उनकी जो काडर है वो किस प्रकार से है,
इसके सिवाय और इनकी लड़ने का तरीका क्या है, इसके सिवाय अलग-अलग स्टेट्स इनके साथ किस प्रकार से लड़ रहे हैं, इसमें आर्मी की कंट्रीब्यूशन क्या है, ऑपरेशन ग्रीन हंट को अभी तक कितना सक्सेस मिला है, ये सब अलग-अलग जो चीजें हैं, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और इसके बाद हम कुछ हवाई दल इन्हें इस्तेमाल इससे कैसे मदद कर सकता है, ड्रोन्स या अनआर्म्ड एरियल व्हीकल का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, नेवी के जो कमांडोज है मार्कोस वगैरह इनका इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है कि नहीं है, माओवादियों को एक्सटर्नल सपोर्ट को ही मिल रहा है क्या, ये अलग अलग विषय है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेकिन समय की कमी है, इसलिए मैं इसे बहुत ही शॉर्ट में आपको बोलना चाहूंगा। अच्छी बात यह है कि 2014 के बाद जो एक बड़ा रेड कॉरिडोर था जो नेपाल में पशुपति से शुरू होता था, और ये देखो नेपाल यहाँ पर है, जो तिरुपति तक जाता था आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे नक्सलवादी खुल्लम खुल्ला हरकत करते थे। तो क्या अभी इसको हमने रोका हुआ है, तो इसमें काफी कामयाबी हमें मिली है। आपको चीज पता होना चाहिए कि आज जो नक्सलवादी है उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ये बहुत कम हुआ है। उनकी आर्म कैडर की स्ट्रेंथ तकरीबन 1-1.5 हजार के आसपास होगी। उनको थोड़े जो फाइनेंसेस थे उसमें काफी कम आई है। लेकिन अभी तक जो नक्सलवाद का जो कोर है, जो आगे आपको नजर आएगा, ये अभी तक इंटैक्ट है। तो इसे रोकने के लिए हमने क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने आक्रामक कार्रवाई करनी चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। और ये जो राज्य है यहाँ नजर आ रहे हैं कि जहाँ पे ये बहुत ही फैला हुआ है, ये राज्य है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और जो ब्लू में राज्य दिखाए हुए हैं, महाराष्ट्र वगैरह, जिसमें महाराष्ट्र शामिल है, यहाँ पे उससे थोड़ा नीचे है। और उत्तरांचल, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर भी वो काफी फैला हुआ है। तो आक्रामक कार्रवाई करना यही इंपॉर्टेंट है। इसका एक दो कॉमन पॉइंट है कि जहां जहां ये फैला हुआ है वहां पे ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी है जो काफी गरीब है, और इस एरिया में काफी सारे फॉरेस्ट है। तो ट्राइबल्स का अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेंगे, उनके लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे, तो हम इसे बहुत अच्छी तरह से तोड़ सकते हैं। मैं क्विकली आता हूं, उनका इतिहास यहाँ पे है। 67 के अंदर नक्सलवाद शुरू हो गया था। इसके बाद 1971 के अंदर इंडियन आर्मी को इस्तेमाल किया गया, जिसमें जिसने इंडियन आर्मी ने उनकी कमर तोड़ दी, और 71 से लेकर 86 तक यह बिल्कुल ही मरा हुआ था। लेकिन उसके बाद 87 के बाद वो फिर शुरू हो गया। तो इसलिए बात यह है कि अभी इनको कैसे रोका जाए। 2004 के अंदर ये सब बड़े ग्रुप्स इकट्ठे हो गए, और इन्होंने खुद को सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट इस नाम से खुद को पुकारा। तो ये अभी उनकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ी हुई है, और इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, यही हमारा मेन चीज है। वैसे इसके ऊपर बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं उनकी जो आर्म विंग है, पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, इसके बारे में थोड़ी बात करूंगा। क्योंकि ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी ये चाइना का अपने आर्मी को दिया हुआ नाम है। तो और ये भी आपको खुद को पीपल्स लिबरेशन आर्मी बोलते हैं। उनका एक मेन फोर्स होता है जिनके पास बड़े हथियार होते हैं। सेकेंडरी फोर्स जो होता है वो उनको मदद करने के लिए होता है, और अलग अलग फोर्सेस उनके पास होते हैं जो अलग अलग प्रकार की मदद करते हैं। पीपल्स मिलिशिया है, ग्राम रक्षक दल है, आत्मरक्षक दल है, सेल्फ डिफेंस स्क्वाड है, वगैरह वगैरह। तो ये उनका और इनकी जो स्ट्रेंथ तकरीबन 1000-1500 के तौर पे हो सकती है। और इनको मदद करने के लिए काफी सारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, जिनके ऊपर अभी काफी एनजीओ के ऊपर सरकार ने बैन डाला हुआ है। और एनजीओ एज अ वेपन के नाम के ऊपर भी मैंने एक अलग बातचीत की हुई है। तो ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए।
उनको काफी सारा सपोर्ट मिलता है कुछ सो कॉल्ड लिबरल से, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल से। इसके बारे में कभी हम बाद में बात करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी क्या है, थोड़ी बात इसके बारे में भी करना जरूरी है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है, इसमें कोई खराबी नहीं है। पॉलिसी तो बिल्कुल साफ है कि ये अलग देश से होना चाहते हैं, उनको तोड़ना है। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम का हो या जो मिलिट्री एक्शन होती है उसका हो, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं है। इसे और ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्लान बहुत ही अच्छी है। रास्ते बना रहे हैं, वो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, इसके सिवाय जॉब क्रिएशन कर रहे हैं। लोगों जो आदिवासी है उनके लिए अलग अलग प्रकार के लैंड दे रहे हैं, उनको जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसे लेने में मदद कर रहे हैं वगैरह। इंटेलिजेंस यहाँ पे अच्छा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में मैं कभी अलग बात करूंगा। लेकिन अभी जो जिस विषय के ऊपर मैं आ जाता हूँ वो ये है कि इनके साथ किस प्रकार से निपटा जाए। इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है और वो अच्छी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। जिस प्रकार की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती है उसी प्रकार की उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। और उनका जो सबसे बड़ा नेता है वो गणपति है, जो आजकल माना जाता है कि वो भाग गया है और शायद वो फिलीपींस में जाके छुपा हुआ है। तो ये जो लोग हैं इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन आज का अभी ये जो आपके सामने जो मैप नजर आ रहा है, ये एक्यूरेटली दर्शाता है कि इनकी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है। दो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। एक तो है अबूशमाड़ का जंगल। ये जंगल आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये अबूशमाड़ का जंगल है। और दूसरा सरंदा का जंगल। और ये जो एरिया है इसे दंडकारण्य लिबरेटेड जोन बोला जाता है। यहाँ पे उनके ट्रेनिंग कैंप है, यहाँ पे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप है। तो जब तक इसे बर्बाद ना किया जाए, जब तक आप अबूशमाड़ के अंदर नहीं जाते हैं, जब तक आप उनके आर्म विंग को नहीं तोड़ते हैं, तब तक ये खत्म नहीं होने वाला है। तो अभी मैं सीधा आ जाता हूं कि इसे रोकने के लिए करना क्या चाहिए, उपाय क्या होना चाहिए। हमने ऑपरेशन ग्रीन हंट के अंदर उनकी जो आर्म्ड विंग है इसे बिल्कुल तोड़ना चाहिए। तो कार्रवाई क्या करनी चाहिए? ये जो कार्रवाई है एक पॉलिटिकल लेवल के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय लेवल के ऊपर कार्रवाई। दूसरी है साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर मानसिक दबाव। तीसरी है मिलिट्री कि उनके आर्म विंग को मारना। चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव। और पांचवा है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि पॉलिटिकल है। ये देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल है, उसके बाद साइकोलॉजिकल कार्रवाई है, इसके बाद मिलिट्री विंग है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई यानी रास्ते वगैरह बनाना है, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सब जब अगर हम करते हैं तो हम नक्सलवाद को समाप्त कर सकते हैं। तो ये कैसे? पॉलिटिकल का मतलब क्या है? पॉलिटिकल के अंदर जो हमारी गवर्नेंस है, यानी कि जो राज्य कारभार चलता है, इसे इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरा, हमारे जो अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं वो कॉमन आदमी के पास पहुंचना चाहिए। चौथा, इन्हें इलेक्ट्रिकल प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए भाग करना चाहिए। वहां पे जो ट्राइबल्स है उनको एम्पावर करना चाहिए ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट बने। इसके सिवाय जो उनके लीडर्स है, जो लोग हैं, उनके हार्ट्स और माइंड्स को जो जीतना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ये होगी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि क्या कि वहां पे इंडस्ट्री आनी चाहिए। इंडस्ट्री आने से क्या होगा? जॉब क्रिएशन होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि वहां पे रास्ते बनने चाहिए, रेलवे लाइन बननी चाहिए। इसके बाद जो लैंड राइट्स है, अभी तक तकरीबन 90% लोगों को उनके लैंड राइट्स मिल गए हैं, लेकिन 10% अभी भी बाकी है, उनको मिलना चाहिए। इरिगेशन फैसिलिटीज है, वहां पे इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे पानी की कमी नहीं है। लेकिन अगर आप
24 या आप पूरा साल अगर आप पानी देते हैं तो अच्छा होगा। इसके सिवाय फॉरेस्ट पॉलिसी है वो बिल्कुल ट्राइबल फ्रेंडली होनी चाहिए। एजुकेशन और जो हेल्थ है वो सही एकदम होनी चाहिए और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन खास तो जो आदिवासियों का है ये होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी जो है जिसे हम सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं वो यहाँ पे होनी ही चाहिए। तो ये हो गई सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी। साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि इन्हें समझ में आना चाहिए कि जो वायलेंस होता है ये वायलेंस कभी भी डेवलपमेंट के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता और अगर वो डेवलपमेंट चाहते हैं तो ये वायलेंस जो है ये कम होना ही चाहिए। इसके लिए क्या है उनको बताना चाहिए कि डेमोक्रेसी इज स्टिल द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। आप अपने खुद के लीडर्स ढूंढो, खुद की खुद वोटिंग करो और लीडर्स को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में आने दो। जो क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, एक्सटॉर्शन हो रहा है, ये इसे रोकना चाहिए और उनकी जो लीडरशिप है वो बहुत आराम से रह रही है, ये इनके सामने आना चाहिए। जो एंटी माओइस्ट सेंटीमेंट्स है क्योंकि वो अननेसरी लोगों को मारती है तो इसे भी ठीक तरह से कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि काफी बार होता क्या है कि ये बिल्कुल इन्हें कोई परवाह नहीं है। लोगों को किसी को भी जिसके जिसके मन में आ जाए उसे वो मार देते हैं। तो ये बिल्कुल ही रोकना चाहिए। इसके सिवाय जो माओस्ट आइडियोलॉजी ये बिल्कुल आउटडेटेड है, इसे इसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए कि माओस्ट आइडियोलॉजी जो है आज माओइज्म ये बिल्कुल चाइना के अंदर भी सक्सेस नहीं मिल रहा है तो हमारे देश में ही क्यों उसे इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है जिसे हम कवर कर सकते हैं। इतना ही नहीं तो ये जो इनको समझ में आना चाहिए कि वायलेंस जो है ये किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल है। इसे डेवलपमेंट रुकती है। इसे आपको जॉब नहीं मिलते, कोई भी बड़ा इंडस्ट्री आपके यहाँ पे आना नहीं चाहता। तो अगर इस इलाके में शांतता रहे तो ही जो लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे। इसीलिए यहाँ पे अगर सभी को आप लाना चाहते हो तो शांतता होनी चाहिए ताकि डेवलपमेंट हो, जिससे अच्छा काम हो, जिससे सबको जॉब वगैरह मिले। मैं आगे जाता हूँ। आगे वाला हिस्सा है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटेजी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होना चाहिए। यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो मॉनिटरिंग की जाए। इसके सिवाय रास्ते बन रहे हैं वो ठीक तरह से बन रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर अच्छी तरह से देखा जाए। एक यूनिफाइड अप्रोच होना चाहिए, यानी कि जब कार्रवाई एक स्टेट में शुरू होती है तो ये सभी स्टेट्स में ये एक साथ शुरू होनी चाहिए ताकि सभी इकट्ठा होके इनके साथ डेवलपमेंट भी करे और मिलिट्री एक्शन भी ले। इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। जो टास्क फोर्सेस है उनका ट्रेनिंग अच्छा होना चाहिए। इतना ही नहीं तो जो पुलिस फोर्सेस है इनकी मॉडर्नाइजेशन जो है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए क्योंकि अगर उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो यूएवीज का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ऑब्वियसली आपको इनके खिलाफ जो आपका काम है वो काम अच्छा करने में मदद मिल सकती है। तो ये देखिए, अभी तक हमने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात की हुई है, हमने सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी की बात की हुई है, हमने साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी की बात की हुई है और अभी हम जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम आगे जाते हैं। इसका जो आगे वाला हिस्सा है वो है मिलिट्री स्ट्रेटेजी। तो मिलिट्री स्ट्रेटेजी में क्या इंपॉर्टेंट है? मिलिट्री स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो उनका जो आर्म विंग है उसे न्यूट्रलाइज किया जाए क्योंकि ये विंग है कि जो डेवलपमेंट नहीं होने देता और वो पूरी जो वायलेंस है इसे बढ़ाता है। तो इसलिए इन्हें बिल्कुल किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए।
तो यहाँ पे पूरी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करना चाहिए। जो फोर्सेस है उनका यूनिफाइड कमांड होना चाहिए, कमांड कंट्रोल ठीक होना चाहिए। लीडरशिप ने फ्रंट से उन्हें नेतृत्व देना चाहिए। इनके पास जो हथियार है ये रोकने चाहिए। जो उनके सरेंडर्स हमने करना चाहिए। पूरी ट्रेनिंग के साथ ऑपरेशन ये शुरू होना चाहिए। सिविक एक्शन अच्छी तरह से होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया हुआ है ये डिस्ट्रॉय होना चाहिए। यानी कि जो उनकी मिलिट्री विंग है इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो ये सब अलग अलग मुद्दे हैं जिसे जिसके बारे में कि जिसे हमने अच्छी तरह से कंट्रोल करना चाहिए। तो ये जब तक आप सभी के बीच में सिनर्जी यानी इकट्ठापन ना हो, जब तक आप इन्हें मिलने वाला एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं रोकते हो, जब तक आप मिलिट्री ऑपरेशन ठीक तरह से नहीं करते हो, जब तक आप सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट ठीक नहीं कर सकते हो, और जब तक आप जो आदिवासी है उनको अपने साथ नहीं जोड़ते हो, तब तक ये जो कार्रवाई है ये चलती रहेगी। तो इसलिए आज जरूरत ये है कि आपने ये जो उल्टा काम इनका चल रहा है, जो वायलेंस चल रहा है, इसे किसी भी हालत में रोकना ही चाहिए, क्योंकि ये वायलेंस जो है ये आज हमारी डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल है। तो ये इसलिए इसलिए आज हमने एक समय आ गया है कि इस सब चीज को रोकने का। मैं आगे जाता हूँ। अभी भाई अगले 2 स्लाइड में खत्म होने वाला हूँ। तो ये जो एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस है ये 10 pronged होना चाहिए, जिसके अंदर स्ट्रेंथनिंग ऑफ पुलिस स्टेशन इसमें शामिल है। ये देखिए आप यहाँ पे। इसके बाद इंटेलिजेंस जो आपका है वो ठीक तरह से होना चाहिए। पुलिस का मोरल और वेलफेयर ठीक तरह से होना चाहिए। प्रोएक्टिव ऑपरेशन होने चाहिए जिसमें पूरी मैन पावर का इस्तेमाल होना चाहिए। सरेंडर का काम आपने अच्छी तरह से करना चाहिए। जो सरेंडर होते हैं उनको ठीक तरह से आपने बसाना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन जो है वो बहुत स्पीड के साथ होना चाहिए। लोगों का इस्तेमाल करके कम्युनिटी पोलिसिंग के ऊपर भी जोर होना चाहिए। रिक्रूटमेंट अच्छी तरह से होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन यानी कि कायदे का अभ्यास ठीक तरह से होना चाहिए। तो ये सब जो चीजें अगर आप करते हैं तो हम ये जो चीजें हैं इसे पूरे पूरी रोकने में हमें कामयाबी मिलेगी। तो अभी मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ अगले 2 मिनट के अंदर। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज यह है कि ये जितने भी पॉइंट्स है जो मुद्दे हैं इसके बारे में बहुत बार बातचीत हुई है, लेकिन सबसे कमजोरी हमारी यह है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होती। तो इसीलिए आज समय आ गया है कि अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट की जाए। अगर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होती है तो ही तो ही ये जो खतरा है इनका माओवादियों का ये उसको पूरा तोड़ने में हमें कामयाबी मिलेगी। तो ये सब चीजें हमने करनी चाहिए। डिसआर्मामेंट, सर्जिकल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। सिनर्जी होनी चाहिए एयरफोर्स नेवी के साथ, सीपीओस के साथ। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ हाईवेज होना चाहिए। परसेप्शन मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस ये सब करके मैं अभी रुकता हूँ और आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि खुद को पूछो कि हम हमारे देश को किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं। क्या हमारा जो देश है इसे इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? क्योंकि केवल गवर्नमेंट ने काम करने से बातचीत नहीं होगी। हर एक आदमी देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। और ये जो माओइज्म है ये चाइना ने हमारे खिलाफ चलाया हुआ एक युद्ध है। तो इसे जीतने के लिए अभी काफी समय लग सकता है, लेकिन पूरा देश अगर हमारे सोल्जर्स के पीछे खड़ा रहता है तो इसे जीतने में हमें कामयाबी मिलेगी। तो मैं यहीं पे रुकता हूँ और आपसे अगर कोई आपसे सवाल है तो मैं सवाल देखता हूँ कि कोई सवाल है कि नहीं। अगर सवाल अ, अ, काफी ज्यादा संख्या में आप लोगों ने इसे देखा हुआ है तो ये अच्छी चीज है कि जो आपका रिस्पॉन्स है वो इतना